हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? सब बढ़िया, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? तो बेटा हम वेक्टर्स की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस आज वेक्टर की सीरीज़ में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो बेटा वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किसी स्केलर नंबर के साथ भी हो सकता है और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किसी वेक्टर के साथ भी हो सकता है। यही सब आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे कि कैसे किन्हीं भी दो वेक्टर्स का हम मल्टीप्लिकेशन करें। तो बेटा सबसे पहला हम इसमें पढ़ते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर नंबर, बाय ए स्केलर नंबर, लेट दैट नंबर बी लैम्डा। बेटा है ना, हम जिस स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो स्केलर नंबर लैम्डा मान लेते हैं बेटा। अब वो जो स्केलर नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना बेटा। दैट लैम्डा, दिस लैम्डा कैन बी पॉजिटिव, दिस लैम्डा कैन बी पॉजिटिव मीन्स लैम्डा ग्रेटर देन 0 और दिस लैम्डा कैन बी नेगेटिव ऑल्सो बेटा। नेगेटिव का मतलब बेटा हो गया लैम्डा लेस देन 0। लैम्डा कैन बी पॉजिटिव, लैम्डा कैन बी नेगेटिव। अगर बेटा ये लैम्डा पॉजिटिव है, ये लैम्डा कैसा है? पॉजिटिव अगर है तो उस केस में देखो, मान लो कि आप वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा बेटा? लैम्डा इंटू वेक्टर ए। तो देखो वेक्टर ए के साथ अगर मैं बात करूं, जरा आप सोचो कि क्या हुआ, ये वेक्टर ए था पहले, अभी भी ये वही है बट इसको लैम्डा टाइम्स बढ़ गया है, इसकी लैम्डा टाइम्स लेंथ बढ़ गई है। लेंथ बढ़ने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया है। तो बेटा क्या होगा? दो बातें होंगी, द मैग्नीट्यूड बिकम्स लैम्डा टाइम्स, the magnitude becomes lambda times उसका बेटा मैग्नीट्यूड हो गया। the direction remains unchanged बेटा। डायरेक्शन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, उसका मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स हो गया बेटा। दूसरा है कि अगर वो नेगेटिव होगा तो क्या होगा? तो बेटा नेगेटिव होगा तो क्या होगा? आप उसको ऐसे लिखोगे माइनस ऑफ लैम्डा इंटू वेक्टर ए एंड इट कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स माइनस ऑफ वेक्टर ए। यानी कि मैग्नीट्यूड तो लैम्डा टाइम्स हो गया है लेकिन इस बार वेक्टर ए की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है बेटा। समझ में आ रही है बात? तो क्या लिखें? द मैग्नीट्यूड becomes lambda times, magnitude becomes lambda times the direction get reversed। ये कोई नई चीज नहीं पड़ी है ना बेटा, the direction gets reversed, डायरेक्शन रिवर्स हो गया बेटा, the direction get reversed। तो ये है बेटा, किसी भी एक वेक्टर का हम मल्टीप्लाई करें किसके साथ? किसी भी एक स्केलर नंबर के साथ बेटा। वो स्केलर नंबर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर वह स्केलर नंबर पॉजिटिव है तो बेटा मैग्नीट्यूड तो दोनों ही केस में लैम्डा टाइम्स हो जाएंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम ही रहेगी। अगर वो नेगेटिव है तो उस केस में बेटा डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, मैग्नीट्यूड अभी भी लैम्डा टाइम्स हो जाएगा। ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। अब बेटा वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो बेटा दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन दो ही तरीके से किया जा सकता है। एक को बोला जाता है बेटा डॉट प्रोडक्ट, या इसको बेटा बोल देते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं।
स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। एंड द सेकेंड वन इज बेटा, सेकेंड वन इज क्रॉस प्रोडक्ट, या बेटा इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ये दो तरह का प्रोडक्ट, दो तरह का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। पहला बेटा डिस्कशन शुरू करते हैं विद डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बेटा दो वेक्टर्स की ही बात करेंगे अभी हम। तो बेटा एक क्वेश्चन तो ये पूछते हैं कि भाई इसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट तो बेटा इसलिए कहा जाता है, मान लो कि वेक्टर ए और बी को आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है या उनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये एक तरीका है उसको रिप्रेजेंट करने का विद ए डॉट, इसलिए इसको डॉट कहा गया। और स्केलर इसलिए कहा जाता है, स्केलर इसलिए कहा जाता है बिकॉज रिजल्टेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट, रिजल्टेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट of two vectors is a scalar। यानी कि बेटा यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा डॉट प्रोडक्ट का, उसमें डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ उसके पास क्या होगा, उसके पास उसका मैग्नीट्यूड होगा, एक स्केलर क्वांटिटी आपको मिलेगी। इट माइट बी अ स्केलर नंबर ऑल्सो। तो ये आपको डॉट प्रोडक्ट तो इसलिए कहा गया क्योंकि इसके रिप्रेजेंटेशन में आप किसको इस्तेमाल करते हो बेटा, डॉट को। और स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट आता है दैट रिजल्टेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक बात हो गई, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है बेटा, तो आप ऐसे लिखते हो ना, ए डॉट बी इज इक्वल टू बेटा ए बी कोस ऑफ थीटा। यहाँ पे बेटा आपको ध्यान रखने की बात है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या है बेटा, वो उन दोनों के बीच का एंगल है। तो आप यहाँ से ऐसे भी देख सकते हो ना, इफ थीटा इज इक्वल टू एक्यूट एंगल। थीटा अगर एक्यूट हुआ तो बेटा उस केस में क्या होगा, जो आपका डॉट प्रोडक्ट आएगा, है ना, अगर एक्यूट हुआ तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी बेटा। एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से कम हुआ तो बेटा उस केस में ए डॉट बी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ए पॉजिटिव वैल्यू। अगर थीटा बेटा ऑब्ट्यूस हुआ तो इन दैट केस ए डॉट बी इज ए नेगेटिव क्वांटिटी। यानी कि बेटा ये पॉजिटिव भी आ सकता है और ये नेगेटिव भी आ सकता है। अगर बेटा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हुई, या मैं कह सकता हूँ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, बेटा उस केस में क्या होगा, ये डॉट प्रोडक्ट आपका क्या आएगा, 0 आ जाएगा बेटा, क्योंकि कोस 90 0 हो जाएगा। नोट करो बेटा, जरा फटाफट से नोट करो। आगे देखो, तो बेटा हमने ये देख लिया कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि भाई मैक्सिमम कब होगा। भाई मैक्सिमम तो तब होगा डॉट प्रोडक्ट जब कोस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और कोस की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी। ए डॉट बी मैक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी इफ थीटा इज 0 डिग्री। एक बात तो ये होगी बेटा, ए डॉट बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा, वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, वो ए इंटू बी आएगी, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देख लो बेटा, देखो अगर हम क्या करें कि ए डॉट बी प्लस सी लिख दें, ए डॉट बी प्लस लिख दें, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट follows डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब बेटा ऐसे लिखेंगे हम कि अगर A डॉट B प्लस सी, तो इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो कि A डॉट B प्लस वेक्टर A डॉट सी। इसके अबाउट हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसके अबाउट इसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है बेटा, ये जो डॉट प्रोडक्ट है इससे हम एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं दो वेक्टर्स के बीच का। कैसे? वही जो A डॉट बी हमने लिखा था बेटा, A डॉट बी डिवाइडेड बाय वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से हम दो वेक्टर्स के बीच का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। दो वेक्टर्स के बीच का क्या कर सकते हैं बेटा, एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। If two vectors are perpendicular, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात बेटा, परपेंडिकुलर यानी कि थीटा की वैल्यू बेटा 90 डिग्री, देन their dot product is 0, then their dot product is 0 and vice versa, and वाइस वर्सा। माने कि अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो हो है अगर किन्हीं दो वेक्टर्स का, तो बेटा इसका मतलब क्या है, मैं नॉन जीरो वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब यह भी है कि वो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं, वो दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है बेटा, अब बात करता हूँ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं बेटा, आपको याद आ रहा होगा कौन कौन से थे स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स, आई कैप, जे कैप और के कैप। इनके डॉट प्रोडक्ट की बात करें अगर, तो देखो बेटा कैसे करेंगे कि आई डॉट आई, तो ए डॉट बी समझ लो, है ना। अगर भाई यूनिट वेक्टर की बात करो, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो भाई इसको कैसे लिखोगे, मॉड ऑफ आई, और भाई दो सेम ही वेक्टर्स है तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया भाई, 0 डिग्री हो गया। तो ये हो गया बेटा 1 इंटू 1 इंटू 1, आई डॉट आई इज 1। तो भाई अगर आपसे कोई पूछे कि सर ये आई डॉट आई तो ठीक है, अब आगे की और बात कर लेते हैं। देखो आई डॉट आई इज आई, या फिर आई कैप डॉट आई कैप इज 1। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई है सभी को। अच्छा, और देखो, सो आई डॉट आई इज 1, यह भी किया हमने बेटा। आई कैप डॉट जे कैप, तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो बेटा कि आई और जे वेक्टर जो हैं उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट उनका 0 आ जाएगा। इसी तरह से बेटा आई कैप और के कैप, यानी कि एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में भी एंगल 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 आएगा। सिमिलरली बेटा जे डॉट आई, ये भी 0 आएगा क्योंकि आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री है। जे और जे 1, जैसे कि आई कैप डॉट आई कैप 1 आया था, वैसे जे 1 भी आएगा। जे डॉट के, ये 0। नेक्स्ट इज के डॉट आई, मुझे लगता है सब बहुत अच्छे से लिख पाओगे, 0 आएगा बेटा। के डॉट जे, ये भी 0 आएगा, और के डॉट के ये 1 आएगा। तो यानी कि बेटा सिर्फ आई का 1 आएगा, जे का डॉट 1 आएगा और के का डॉट 1 आएगा, इसके अलावा बाकी सब का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया। अब ऐसे एक और चीज़ देखो, कोई आपसे पूछ ले कि ए डॉट ए क्या होगा बेटा, यानी कि दोनों वेक्टर्स क्या है बेटा, एक ही डायरेक्शन में हैं, तो आप कैसे लिखोगे भाई, ए का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया बेटा। तो ये क्या हो गया, a इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। सो a डॉट ए विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका वैल्यू यही आने वाला है। ठीक है बेटा, चलो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म,
है ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप जो रिप्रेजेंट करते हो बेटा, उस फॉर्म में कैसे वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया जाए। देखो वेक्टर ए को लेटेस्ट से हम ऐसे लिख देते हैं बेटा, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये तो वेक्टर ए हो गया। वेक्टर बी को कैसे लिखोगे बेटा, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप बेटा। अब आप ए डॉट बी लिखिएगा तो ये बेटा क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो अब आप देखो बेटा इसको कैसे करेंगे। मैं कहता हूँ ए एक्स आई कैप कॉमन लिख के और अंदर ऐसे लिख देंगे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, है ना, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं बेटा वैसे कर रहा हूँ। अब यहाँ से ये कॉमन लेंगे, ए वाई जे कैप, यहाँ पे बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और बेटा अभी क्लास में ये ए जेड और रह गया, ए जेड के कैप बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये फॉर्म आ गया बेटा, देखो जल्दी से नोट करो जल्दी से, ठीक है। तो अब देखो बेटा जरा यहां से कि इस आई कैप का इस आई कैप के साथ तो 1 आएगा डॉट, लेकिन इसके साथ और इसके साथ 0। जे का सिर्फ जे के साथ 1 आएगा, बाकी सबके साथ 0। इस के का सिर्फ के साथ 1 आएगा, बाकी सबके साथ 0। तो मुझे लगता है कि अब कोई किसी तरह की हमें दिक्कत नहीं है। देखो बेटा देखो किस तरीके से लिख दें बेटा कि ये जो अब आपका ए डॉट बी आया है ना सर, सिर्फ एक्स ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो यानी कि आपको ध्यान ये रखना है कि सिर्फ आई कैप के कॉफिशिएंट्स का आई कैप के कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, जे कैप वालों का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ। तो क्या हो गया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर वेक्टर्स का क्या हो गया बेटा, डॉट प्रोडक्ट हो गया। ठीक है बेटा, एक छोटा सा एक एग्जांपल अभी यहीं करवा देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस बाद में करेंगे अभी इस पर। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो कि कोई वेक्टर ए को ऐसे लिख दे बेटा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, और वेक्टर बी को ऐसे लिख दिया जाए 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप, और आपको ए डॉट बी पूछा जाए तो आप ए डॉट बी कैसे लिखेंगे बेटा। आई कैप के कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू प्लस 2 बेटा। तो बेटा ये क्या लिखूं, प्लस माइनस ऑफ 2, 3 इंटू 6 18। तो बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा 19। ये डॉट प्रोडक्ट आ गया ए और बी वेक्टर का। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, या तो बेटा आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, या इसका एक और क्या कह सकते हैं हम, component of vector A along vector B। एक ही बात है बेटा, चाहे आप उसको प्रोजेक्शन बोल लो चाहे आप उसको कंपोनेंट बोल लो, वेक्टर ए का वेक्टर बी के अलोंग। ठीक बात है। देखो ऐसे समझो बेटा, ये वेक्टर ए है, ये एंगल थीटा और ये वेक्टर बी। वेक्टर ए का बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट क्या आएगा, इसको अगर रिजॉल्व करूंगा बेटा
तो ये इस तरफ क्या आ गया, ये a cos थीटा आ गया। तो यही है कंपोनेंट या प्रोजेक्शन। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो सकता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b, या फिर बेटा कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b भी बोल सकते हो। वो आप यहाँ से देखो, आपका आया है वो a cos थीटा, सिंपल। अब मैं कहूँ कि यार एक काम करो, इसको b से मल्टीप्लाई कर दो और b से ही डिवाइड कर दो। तो आप न्यूमरेटर के अंदर देखो बेटा क्या बन गया, ए बी कॉस थीटा। बेटा जहाँ पे मैं सिंपल a और सिंपल b लिखता हूँ, इसका मतलब वो वेक्टर a और वेक्टर b के मैग्नीट्यूड्स हैं। ए बी कॉस थीटा क्या बन चुका है, ये a डॉट b ओवर मॉड ऑफ b बन गया है बेटा, a डॉट b ओवर b ये बन गया आपका। बोलो क्लियर है क्या? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, वेक्टर a डॉट, देखो वेक्टर b बाय वेक्टर b। तो देखो आप ध्यान से, ये क्या हो गया बेटा, वेक्टर a डॉट b कैप। तो ये वेक्टर a डॉट b कैप जो है बेटा, इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये इसकी कैसी फॉर्म है, ये इसकी स्केलर फॉर्म है। इसको बोलूँगा बेटा ये इसकी स्केलर फॉर्म है, ये इसकी क्या है बेटा, स्केलर फॉर्म है। क्लियर है? तो कोई कह सकता है भाई इसके वेक्टर फॉर्म भी लिख दो, वो इधर लिख देता हूँ, देखो वेक्टर फॉर्म। तो एक बात तो बेटा ऐसे याद रखना कि a डॉट b बाई बी, अगर आपने b के अलोंग प्रोजेक्शन लिया है तो a के अलोंग प्रोजेक्शन लेते तो क्या लिखते, a डॉट b ओवर a, जिसके अलोंग प्रोजेक्शन लिया उसी के मैग्नीट्यूड से डिवीजन होगा। वेक्टर फॉर्म में देखो कैसे लिखूंगा भाई, आपने a डॉट b, तो एक्चुअल में है क्या चीज़, जो ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a है वो तो a cos थीटा है, और बेटा साथ में उसकी डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन b कैप है। वो डायरेक्शन क्या है बेटा, वो डायरेक्शन b कैप है। तो भाई एक काम कर देते हैं कि ये जो a cos थीटा इंटू b कैप जो आया है, इसको हम क्या करते हैं, हम इसको b से मल्टीप्लाई और b से डिवाइड कर देते हैं। तो ये बेटा बन गया ए बी cos थीटा बाय b और b कैप। बेटा ए बी cos थीटा तो a डॉट b बन गया, ये b कैप, और बेटा साथ में b से डिवाइड, तो वेक्टर b डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड है, तो b कैप बन गया बेटा। तो यही उसकी वेक्टर फॉर्म भी है, यही लिख देता हूँ बेटा, ये उसकी वेक्टर फॉर्म बन गया बेटा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई ये तो उसका मैग्नीट्यूड आ गया था, और डायरेक्शन जो आएगा बेटा वो b के अलोंग है, तो b कैप से मल्टीप्लाई भी करती है। नोट करो जल्दी से। ये बेटा आपका क्या हो गया, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर हो गया। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की, है ना, एग्जाम्पल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इसमें बेटा सबसे पहला बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही फेमस सा एग्जाम्पल है, दैट इज वर्क डन। वर्क डन, सो वर्क डन जो है बेटा, बेसिकली इट इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ऐसे समझ सकते हो, या इसको बेसिक ऐसे समझो बेटा, ऐसे समझ लो कि ये कोई ब्लॉक था, आपने थीटा एंगल पर फोर्स लगाया और इसको ऐसे डिस्प्लेसमेंट दे दिया। क्या कर दिया आपने, इसको डिस्प्लेसमेंट दे दिया। एक्चुअल में तो ये डेफिनेशन है कि भाई फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कंपोनेंट वो एफ कॉस थीटा है। तो वर्क डन बेटा कैसे लिखते हैं, जरा हम यहाँ से देखें तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा और इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट देखो और उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, ये वर्क डन होता है। तो ये एफ एस कॉस थीटा आ गया, तो इसको आप एफ डॉट एस लिख देते हो। तो एक फार्मूला तो बेटा ये हो गया किसका, वर्क डन का। वर्क डन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। आप ऐसा भी देख सकते हो एक चीज़ बेटा, यहाँ से
कंपोनेंट ऑफ फोर्स है ना, यहाँ से अगर आप देखो कि भाई एफ साइन थीटा, तो बेटा एफ साइन थीटा तो जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा उसका वर्कडन 0 आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है। सो कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट हैज 0 कंट्रीब्यूशन और हैज 0 वर्कडन। सिंपल सा इतना लिख दूं, उसके कारण से जो वर्कडन आएगा वो वर्कडन बेटा क्या होगा, वह वर्कडन आपका 0 आएगा। दैट वर्कडन विल बी इक्वल टू 0। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा एक और एग्जांपल बेटा, दैट इज पावर। दैट एग्जांपल इज पावर। पावर को बेटा कैसे लिखते हैं? पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम और एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन को तो अभी आपने लिखा था एफ डॉट एस डिवाइडेड बाई टी। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ये तो वेलोसिटी हो गया। सो पावर इज a dot product of force and velocity. पावर इज a dot product of force and velocity। बेटा यहाँ पे आप इसको ये ऐसे भी लिख सकते हो, P इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वह थीटा एंगल होगा बेटा, दैट इज थीटा। नोट करो बेटा, जल्दी से नोट कर लो ये चीज़। चलो, तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट था सारा। हम इसमें क्वेश्चंस एक साथ ही करेंगे। अभी नाउ वी विल डिस्कस द क्रॉस प्रोडक्ट। चलो बेटा, अब बात कर लेते हैं किसके बारे में। अब बात करते हैं बेटा, आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हो या आप इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेटा इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस साइन, साइन ऑफ क्रॉस। तो बेटा इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। और इसका जो रिजल्टेंट है, इट्स रिजल्टेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है कि इसका जो प्रोडक्ट आया वो एक वेक्टर क्वांटिटी आया, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहा गया। देखो बेटा, तो यानी कि ए क्रॉस बी जो है बेटा, वो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। वेक्टर क्वांटिटी आएगा तो उसके पास उसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो भाई ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की तो बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो बेटा कैसे लिखा जाता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल क्या होगा, वह थीटा एंगल होगा। तो डायरेक्शन की भी बात करेंगे, थोड़ा सा और इस पर डिस्कशन करते हैं। देखो बेटा क्या, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, देखो जरा ध्यान से, थीटा की वैल्यू चाहे वो 0 डिग्री हो जाए चाहे वो 180 डिग्री हो जाए, देन
ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, इसका सॉरी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल, then their cross product is 0, then their cross product is 0 and vice versa। और बेटा ये बात ध्यान रखना कि मैं नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए ही डिस्कशन कर रहा हूँ, सारी की सारी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ किसके लिए, नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए, ठीक है। तो बेटा ये तो वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो गया। हाँ बिल्कुल, जो ए क्रॉस बी है उसका रिजल्टेंट 0 आ सकता है, कब, जब वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो। इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर दो वेक्टर्स का, नॉन जीरो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब द वेक्टर्स आर आइदर पैरेलल और दे आर एंटी पैरेलल, ठीक है बेटा। अब इसकी डायरेक्शन की ओर बात करें, इसके डायरेक्शन और देख लेते हैं, है ना। मैग्नीट्यूड तो हमने देख लिया कि वो ए क्रॉस बी आएगा। देखो बेटा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, तो बेटा डायरेक्शन जो है ए क्रॉस बी का, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। देखो बेटा, राइट हैंड थंब रूल है क्या चीज़, आपको देखो ये बताता हूँ। मान लो कि आपको वेक्टर ए और ये बेटा बी है, आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन चाहिए। आपको बेटा किसकी डायरेक्शन चाहिए, ध्यान से समझना, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन चाहिए। अब अगर आपको राइट हैंड रूल यूज़ करना है तो उसकी पहली शर्त ये है कि आप अपना राइट हैंड यूज़ करें, ये पहली शर्त है। ऐसे नहीं है कि राइट हैंड से लिख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड इस्तेमाल कर लिया। राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करने के लिए पहली कंडीशन यही है कि आप अपना राइट हैंड ही इस्तेमाल करें बेटा। अगर आपको ए क्रॉस बी चाहिए बेटा, तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ कर्ल कीजिए। सब लिखवाऊंगा, पहले समझ लो। मान लो आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन, वेक्टर ए क्रॉस बी चाहिए बेटा, तो देखो ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखिए, राइट हैंड की फिंगर्स को रखिएगा। राइट हैंड की फिंगर्स को रखा, ए से बी की तरफ फिंगर्स को घुमाइएगा। उस केस में जो थंब है, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो आप देखोगे बेटा कि ए क्रॉस बी थंब जो है वो नॉर्मल आउटवर्ड आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। तो ये वेक्टर जो है बेटा, ये जो वेक्टर बना, देखो ये वेक्टर ए के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है और वेक्टर बी के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है। तो पहले तो एक बात समझो कि क्या करना है आपको। अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या करना होगा, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी। वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ फिंगर्स को क्या करो, कर्ल करो राइट हैंड। then the thumb will give the direction of A cross B. Thumb will give the direction of A cross B. समझ में आई बच्चों कि वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ आपको क्या करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है। तो उस केस में जो थंब की जो डायरेक्शन आएगी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर।
तो आप यहाँ से एक बात कमाल की ये भी देखेंगे कि A क्रॉस B इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर A, वेक्टर B as well as the plane containing वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो A क्रॉस B हमेशा एक ऐसा वेक्टर आएगा जो कि वेक्टर A के भी परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर B के भी परपेंडिकुलर होगा और उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में वेक्टर A और B एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आया? तो ये बात ध्यान रखना, जब भी कोई परपेंडिकुलर वेक्टर निकलवाना चाहे आपसे तो यानी कि आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि कहीं ना कहीं क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है, कहीं ना कहीं क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प ली जानी चाहिए। तो A क्रॉस B बेटा एक ऐसा वेक्टर आ गया जो वेक्टर A के भी और वेक्टर B के भी और उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा जिसमें कौन एग्जिस्ट करता है, वेक्टर A और वेक्टर B एग्जिस्ट करते हैं। नोट करो बेटा, इसमें और छोटी छोटी बातें बताते हैं जरा। ठीक है बेटा, आगे देखो। अच्छा एक बात देखो कि अगर मैं आपसे कहूं कि A क्रॉस B क्या बराबर है B क्रॉस A के, जैसे कि A डॉट B तो बराबर था B डॉट A के, नहीं, ये बराबर नहीं है बेटा। क्यों बराबर नहीं है ये समझो कि आपने A क्रॉस B किया तो बेटा एक वेक्टर आया जो इसके परपेंडिकुलर होगा और वो बाहर की तरफ आएगा। B क्रॉस A करोगे तो इसके परपेंडिकुलर होकर अंदर की तरफ आएगा, यानी कि बेटा डायरेक्शन का फ़र्क है, दोनों की डायरेक्शन का फ़र्क है। एक नॉर्मल आउटवर्ड है तो दूसरा नॉर्मल इनवर्ड आ रहा होगा। तो A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, डायरेक्शन ऑपोजिट है ना। तो फिर एक काम करो, ऐसे लिख दो A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A बेटा, माइनस ऑफ B क्रॉस A, ऐसे लिख सकते हो। हाँ, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, नो डाउट इसमें तो, कि मॉड ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉड ऑफ B क्रॉस A। दोनों के वेक्टर प्रोडक्ट का या क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। एक बात और कमाल की, एंगल बिटवीन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A, इन दोनों के बीच में बेटा एंगल कितना है, पाई या फिर 180 डिग्री। ये भी हमने आपको दिखाया कि एक भाई नॉर्मल आउटवर्ड है, दूसरा नॉर्मल इनवर्ड है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री आ गया है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री आया। स्क्रीन पॉज करो और नोट करो जल्दी से। चलो बेटा, और देखो, और ज़रा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में और चीज़ें पढ़ते हैं और चीज़ें समझते हैं। देखो देख लो, अगर बेटा कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, तो हम बेटा बिल्कुल इसको ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है बेटा, जो ये साइन थीटा वाला फॉर्मूला बेटा, इसको भी एंगल फाइंड आउट करने में इस्तेमाल किया जा सकता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B। ठीक है बेटा, A क्रॉस B की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, A इंटू B, कब होगी, जब थीटा की वैल्यू बेटा 90 डिग्री हो जाएगी।
व्हेन थीटा इज 90 डिग्री द क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, दैट विल बी इक्वल टू ए इंटू बी। बोलो क्लियर है क्या? चलो ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, तो आप कहोगे कि भाई वेक्टर ए और वेक्टर ए दोनों तो सेम ही वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो बेटा इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। अच्छा, ए क्रॉस माइनस ऑफ वेक्टर ए, तो ये भी बेटा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो अगर थीटा 0 डिग्री था, यहाँ पे ये एंटी पैरेलल है बेटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ 180 डिग्री है, तो साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री भी 0 होता है, उसमें हमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। क्लियर है? अब बेटा करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाए। तो उसके लिए बेटा एक साइक्लिक रूल होता है, वैसे तो साइक्लिक रूल्स है ना। हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स बेटा आपके कौन कौन से हैं? आई कैप, जे कैप और के कैप। और ये आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों आपस में क्या है बेटा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आप बहुत अच्छे से जानते हो। आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। इसके लिए एक साइक्लिसिटी है बेटा, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो हम ये तो जान गए हैं कि भैया दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, एक ऐसा वेक्टर आएगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर आप आई क्रॉस जे करोगे तो वो जेड एक्सिस के अलोंग आएगा, लेकिन जेड एक्सिस के अलोंग भी दो डायरेक्शन पॉसिबल हो सकता है, प्लस जेड और माइनस जेड। तो यानी कि आई और जे का करोगे तो के अलोंग आएगा, के और आई का जे के अलोंग, और के और जे का आई के अलोंग, बट डायरेक्शन प्लस माइनस वो हमें देखनी होगी। तो एक साइक्लिसिटी है हमारे पास बेटा। क्या साइक्लिसिटी है वो बता देता हूँ आपको। इस तरीके से चलना है, ये आई कैप, ये जे कैप बेटा, ये के कैप और फिर से आई कैप। तो ये जो क्लॉकवाइज जो ऑर्डर है बेटा, क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है, अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉकवाइज आपको पॉजिटिव रखना है, और एंटी क्लॉकवाइज अगर आप चलेंगे तो आपको नेगेटिव रखना पड़ेगा। अब ज़रा बताता हूँ इसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, ये बात और देख लेते हैं बेटा। देखो, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के। चलो पहले यही देखते हैं बेटा। आई और आई दोनों के बीच में एंगल तो क्या है? 0 डिग्री, तो ये तो 0 ही आएगा। आई क्रॉस जे, तो देखो बेटा आई से जे की तरफ चलो, क्या मिला आपको? के, और आप कौन से डायरेक्शन में चल रहे हो? पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही, तो इट विल बी इक्वल टू प्लस के कैप। आई से के की तरफ आपकी डायरेक्शन इस बार बेटा एंटी क्लॉकवाइज हो गई है, तो एक साइन नेगेटिव का आएगा और वो जे कैप आएगा। आई से के क्या मिला? जे कैप मिला, बट क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो इसलिए वो एक नेगेटिव साइन आएगा। और कर लो बेटा, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और जे क्रॉस के। तो बेटा जे क्रॉस आई, जे से आई आप उल्टा चल रहे हो, उल्टा चल रहे हो तो माइनस का के कैप, माइनस का के कैप। जे क्रॉस जे, ये तो 0 ही आएगा, सेम है। जे क्रॉस के, जे से के आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हो तो प्लस आई कैप ही आएगा बेटा। लास्ट इज के क्रॉस आई, के क्रॉस जे एंड के क्रॉस के। तो देखो के से आई पॉजिटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चल रहे हो तो प्लस जे कैप, के से जे नेगेटिव डायरेक्शन बेटा माइनस आई कैप, के से के इज 0। So this is how the unit vectors are multiplied or cross product in this case। कैसे ये करेंगे, आपको एक साइक्लिसिटी ऑर्डर जो है बेटा, ये साइक्लिसिटी ऑर्डर आपको याद रखना है।
ये साइक्लिसिटी आपको क्या रखना बेटा, ये साइक्लिसिटी ऑर्डर ही आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा। और देखो चलो बेटा, अब हम क्या करते हैं कि एक एग्जांपल के साथ दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। लेट अस से वेक्टर ए इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और एक वेक्टर बी है माइनस 2i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप। आपको ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना। अब मैं आपको बताता हूँ कि ए क्रॉस बी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इस पे और क्वेश्चंस बाद में करेंगे, अभी बेसिक आइडिया लेते हैं कि सॉल्व करने का बेसिक मेथड क्या है। तो अगर देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपसे ए क्रॉस बी पूछा है कि बी क्रॉस ए पूछा है, कि आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। ए क्रॉस बी अगर आपसे पूछा है तो बेटा ऐसे लिखो पहले तो आप, और एक आप ऐसे इस फॉर्मेट में एक सिस्टम बनाओ। यहाँ लिखो आई कैप, फिर जे कैप और फिर के कैप। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आगे देखो, एक वेक्टर ए जो है उसके कोफिशिएंट्स लिखना शुरू करो, क्योंकि पहले वेक्टर ए लिखा हुआ तो ए के कोफिशिएंट्स लिखो। आई कैप का कोफिशिएंट 1, जे कैप का कोफिशिएंट -1, के कैप का कोफिशिएंट 2, एज इट इज लिख दिया बेटा। वेक्टर बी में देखो, आई कैप का कोफिशिएंट -2, जे कैप का कोफिशिएंट 1 और के कैप का कोफिशिएंट -1। इतनी रिप्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए बेटा। ए क्रॉस बी अगर आपको लिखना है तो पहले एक ऐसे बॉक्स बनाओ, ये इसको डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं बेसिकली। तो आपने लिख दिया, फिर आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर ए क्रॉस बी लिखा है तो वेक्टर ए के कोफिशिएंट्स आई कैप के नीचे आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप के नीचे जे कैप का और के कैप के नीचे के कैप का, और फिर वेक्टर बी का। अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आई कैप। आई कैप के रो और आई कैप के कॉलम को छुपा लो। तो जब ये और ये छुप जाएगा, और आई कैप तो यहाँ लिखना ही है, तो आपको क्या देखो, -1 इंटू -1, ये तो 1 हो गया बेटा, माइनस ऑफ 2 इंटू 1 2। बोलो बात समझ में आई क्या बेटा? ये छुपा दिया और ये छुपा दिया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 1 माइनस ऑफ 2 इंटू 1, वो ये आ गया। अब जे कैप का जो साइन है बेटा वो तो माइनस का जे है, तो माइनस जे। सिमिलरली जे कैप का रो और जे कैप का कॉलम हमने छुपा दिया। 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू -2 माइनस ऑफ -4। भाई माइनस तो आना ही था फॉर्मूले से, और एक माइनस ये आ ही गया बेटा, प्लस के कैप। तो के कैप में आप इसको छुपाइए और इसको छुपाइए, तो क्या हो गया, 1 इंटू 1 1 माइनस ऑफ -2 इंटू -1 इज 2। ये आपका सिंपल क्या आ गया बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, माइनस आई कैप। ये बेटा क्या बनेगा 4, ये प्लस -3 जे कैप, और बेटा ये हो गया माइनस के कैप। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे कैलकुलेट करना है ये हमें समझ में आ गया है। देख लो, नोट कर लो बेटा। ठीक है, एक और बढ़िया सा रिजल्ट एकदम से मुझे ध्यान आया कि इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि तीन वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, तो बेटा क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। आप कहोगे सर ये क्या किया? भाई वेक्टर ए और बी, देखो वेक्टर ए और बी के जो परपेंडिकुलर जो वेक्टर आया है ना, वेक्टर ए और बी क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, ए और बी के परपेंडिकुलर, उसका सी के साथ अगर आपने डॉट ले लिया तो वो तीनों वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर। आपको ये बात ध्यान रखनी है, हियर वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर। कोप्लेनर बेटा सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं।
वेक्टर ए, बी और सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स। तो अगर तीन कोप्लेनर वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, सॉरी बेटा मैंने क्या लिख दिया ये, एक सेकेंड बेटा रुको गलत लिख दिया। इफ वेक्टर ए, बी एंड सी आर कोप्लेनर, तीनों कोप्लेनर होंगे तो देन, बिल्कुल सही बात है कि तीनों वेक्टर्स एक प्लेन में बेटा अगर लाई करेंगे तो देखो ये मान लो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, तो आप ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये आएगा, और इसका अगर डॉट इसके साथ ले लोगे तो जीरो आ जाएगा। तो यानी कि ए क्रॉस बी डॉट सी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो ही तीन वेक्टर्स क्या होंगे बेटा, तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे। तीन वेक्टर्स क्या होंगे बेटा, कोप्लेनर होंगे। ये बात ध्यान रखनी है आपको। और देखो बेटा, और दो तीन और छोटी छोटी चीज़ें हैं। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी represents two adjacent sides of a triangle, two adjacent sides of a parallelogram, है ना, ऐसे बेटा इस टाइप से। ये मान लो वेक्टर ए बेटा, ये वेक्टर बी और ये एंगल थीटा। तो कहता है कि इसका जो एरिया आएगा, प्रूव भी करूँगा आपको, अगर मैं इससे पैरेललोग्राम बना दूँ तो बेटा ये जो एरिया आएगा, कहता है दिस एरिया विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। आप कहोगे सर ये ऐसा कैसे आया, तो भाई एरिया का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है भाई, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो। तो ये अगर ए है, ये अगर बी है बेटा, तो ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी आ जाएगी, ज़रा इस वाले ट्राइंगल में अगर ध्यान से देखो तो बेटा ये आ गया ए साइन थीटा। तो एरिया किसके इक्वल आ गया, ए साइन थीटा इंटू बी। तो बेटा ये किसके इक्वल आ गया, ए बी साइन थीटा। तो जो एरिया आएगा दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। और बेटा सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। वो ऑब्वियस है पैरेललोग्राम, भाई ट्राइंगल ऐसे बन जाएगी वो। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया आएगा उसका आधा एरिया यह ट्राइंगल रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा बेटा, ये ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एक चीज़ और ये भी है बेटा कि इफ वेक्टर ए एंड बी represents the diagonals of a parallelogram, then area of parallelogram, ये भी बेटा ध्यान से रखना है, will be equal to half of mod of a क्रॉस b। उस केस में ये आएगा। तो ये बेटा हमने किसके बारे में बात कर ली, ये हमने बात की है डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात कर चुके हैं और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात कर चुके हैं। सो दिस इज़ द थ्योरेटिकल पार्ट बेस्ड ऑन द क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ये जो थ्योरी पार्ट है या बहुत अच्छे से एक बार इसको रिवाइज कर लें, इसको लिख के देखें एक दो बार, फिर हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।